यदि आपको ले चलते रायपुर चुनाव आयोग की ओर से पीसी हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। निर्वाचन संपन्न कराए जाने हैं, जिसमें 4 नगर निगम हैं, 5 नगर पालिकाएं हैं और 6 नगर पंचायतें हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को नगरीय निकाय और पंचायतों के निर्वाचन का कार्य सौंपा गया है। उसी प्रावधान और विधिक प्रक्रिया के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संपन्न कराता आया है और ये निर्वाचन संपन्न करा रहा है। जो 10 जिले हैं जहां आम चुनाव होने हैं, उसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, कांकेर, सुकमा और बीजापुर। इसी के साथ 11 जिले ऐसे हैं जहां पर किसी न किसी वार्ड में, किसी नगर निगम में, नगर पालिका में या नगर पंचायत में उपचुनाव होना है। वो जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा एवं कांकेर। राज्य निर्वाचन आयोग विगत 2-3 माह से इस निर्वाचन की कार्यवाही में लगातार संलग्न रहा है। विभिन्न स्तर पर अधिकारियों की बैठकें की गई हैं, तैयारियों का जायजा लिया गया है। तो कल आप सब विदित जानते हैं कि हमने उन जिलों के कलेक्टर एसपी को भी बुलाया था, उनसे हमारी विस्तार से विचार विमर्श हुआ है और आयोग को संतुष्टि कल हुई है कि अब निर्वाचन संपन्न कराए जा सकते हैं। तो तदनुसार आज निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, 15 जो नगरीय निकाय हैं उनमें 370 वार्ड हैं जहां चुनाव होंगे। 16 नगरीय निकाय के 17 वार्ड ऐसे हैं जहां उपचुनाव होंगे। 3 वार्ड रायगढ़, धमतरी और कांकेर। एक वार्ड यहाँ पर है जहाँ पर जिसकी घोषणा हम 1-2 दिन बाद करेंगे, लेकिन यहाँ भी चुनाव करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है। इसका जो अंतिम प्रकाशन है वो कल होगा, लेकिन निर्णय आयोग ने आज लिया है तो उसमें भी निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे। अहम बात, इस पूरे निर्वाचन में कुल मतदाता 7,78,420 हैं और उपनिर्वाचन में 26,896 मतदाता हैं। आप देखेंगे कि बड़ा चुनाव है। कुछ राज्यों में तो जो मैंने कहा कि 15 नगरीय निकाय हैं, तो कुछ राज्यों में तो ऐसी स्थिति होती है कि नगर निगम, नगर पालिका की संख्या इतनी नहीं होती है। हमने विगत एक वर्ष पूर्व लगभग 151 नगरीय निकाय में चुनाव कराए थे। 15 के चुनाव अब कराए जा रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा गंभीर विषय आयोग के सामने था कि एक बार 15 नगरीय निकाय के निर्वाचन, वो भी 17 वार्डों में उपनिर्वाचन संपन्न कराने हैं। आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, जैसे कि उस निर्वाचन में होता है आम निर्वाचन में, हमने भी फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार की है। उसका प्रकाशन कर दिया गया है। जो आंकड़े बताए हैं मैंने निर्वाचक नामावली के निर्वाचकों के, वो आंकड़े तदनुसार हैं। इस मतदान के लिए 1000 मतदान केंद्र हैं तथा 37 मतदान केंद्र उपनिर्वाचन के लिए हैं। इस प्रकार से 1037 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जो ये निर्वाचन होंगे वो मतपेटी के माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया के दौरान आयोग 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए हैं, उनका प्रकाशन समय समय पर किया जाएगा और तदनुसार उनको दिखाकर अपनी पहचान बताकर मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। आप सब जानते हैं कि नोटा का प्रावधान इस निर्वाचन में भी लागू रहेगा। जो अभ्यर्थी किसी अभ्यर्थी को वोट नहीं देना चाहते हैं, मतदाता, वो नोटा पर अपना स्टैंप ठप्पा लगा सकते हैं।
नगर पालिकाओं के जो निर्वाचन होते हैं राज्य में दलीय आधार पर होते हैं। जो भारत निर्वाचन आयोग की जो दलीय व्यवस्था है उसको हम ज्यों का त्यों अंगीकार करते हैं। तो राष्ट्रीय दल, राज्य दल और मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय, तो वहाँ 3-4 कैटेगरी बनती हैं। उनके लोग चुनाव लड़ सकते हैं और उनका जो चुनाव चिन्ह होता है निर्धारित, वही चुनाव चिन्ह उनको दिया जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक निर्वाचन की घोषणा है। इसी के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, 15 नगरीय निकाय हैं और 17 वो वार्ड हैं। वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभावशील हो गई है। मेरी घोषणा के साथ ही ये प्रभावशील मानी जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट का कड़ाई से और पालन करने के लिए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कल कलेक्टर और एसपी की बैठक में विस्तार से निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा और आयोग इस पर सतत नज़र रखेगा और लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट का पालन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तत्काल प्रभावशील हो गई है। आप सब जानते हैं, बताने की स्थिति नहीं है कि जहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें निर्वाचन की घोषणा के तुरंत बाद नगर पालिका या राज्य सरकार या किसी विभाग या किसी उपक्रम द्वारा न तो कोई आदेश पारित किया जा सकता है और ना ही कोई घोषणा की जा सकती है, ना ही किसी क्षेत्र के वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप से कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। निर्वाचन कार्रवाई की कालावधि में निर्वाचन वाले नगर पालिकाओं या राज्य शासन द्वारा किए गए कार्य, योजना या परियोजना को स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आयोग निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता के पालन के साथ साथ पार्षदों के लिए निर्धारित व्यय सीमा, इसकी जानकारी मैंने आपको समय समय पर दी है, हम पुनः अपडेट करेंगे उसमें। नगर निगम के लिए 2 कैटेगरी हैं, 5 लाख, 3 लाख, नगर पालिका के लिए 1.5 लाख और नगर पंचायतों के लिए 50,000। इतनी सीमा तक वो निर्वाचन व्यय कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से निर्वाचन व्यय परीक्षक नियुक्त करते हैं। संपरीक्षक उनके नगरीय निकाय स्तर पर रहते हैं और वो उस पर लगातार नज़र रखते हैं और उसके लिए एक वैधानिक आदेश भी आयोग द्वारा पारित किया गया है। ये निर्वाचन व्यय संपरीक्षक का प्रयोग आयोग द्वारा किया गया था, बड़ा सफल रहा। कल भी विस्तार से बात हुई है और जो हमारी टीम रहेगी निर्वाचन व्यय परीक्षक और निर्वाचन व्यय संपरीक्षक, इस पर लगातार नज़र रखेगी, अकाउंट का संधारण करेगी और कहीं शिकायत मिलती है जो व्यय शामिल नहीं हो रहा है या अधिक व्यय की शिकायत मिलती है तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया के तहत जांच भी करेगी। आप सब जानते हैं कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिलों में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो संपन्न करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तदनुसार आज से सभी जिलों में निर्वाचन की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वह अनवरत जारी रहेगी। एक आप सबके सहयोग से पिछली बार हमने एक नया प्रयोग किया था, ऑनलाइन नॉमिनेशन, ऑनो, वो व्यवस्था इस बार भी जारी रहेगी। और मुझे बताते खुशी होती है कि हमारे प्रदेश में इसको हमने अखिल भारतीय स्तर पर भी प्रदर्शित किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आईटी के क्षेत्र में हम इतने आगे हैं हमारा राज्य कि हमने सभी नामांकन, लगभग सभी नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किए थे और बड़ा उसको सराहा गया है क्योंकि आज के जो नया ज़माना है, लोग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी से कल बात की गई है, 12 तारीख को विस्तार से बात की गई है। तो लगातार आयोग चाहेगा कि इसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन के रूप में लोग नामांकन करें, उनका समय बचेगा, गलतियों से उनको छुटकारा मिलेगा और अपना स्क्रूटनी कर सकेंगे
अगर गलत फॉर्म जमा कर देते हैं तो पुनः उसको रीड करके फिर फॉर्म भर सकते हैं वो लोग। इसका अच्छा सफल प्रयोग रहा। इस बार में आयोग की मंशा है और हमारा प्रयास है कि ये 100% इसका नॉमिनेशन ऑनलाइन हो, और इसके लिए सभी कलेक्टर्स को और रिटर्निंग ऑफिसर्स को विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। उनको बताया गया है कि इसको अभ्यर्थियों को तकलीफ ना हो, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से हो, ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे चॉइस सेंटर के माध्यम से हो, कहीं से भी हो, वो अपना नामांकन ढंग से भर सकें, व्यवस्थित भर सकें। उनके लिए उनको पूरी सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मतपेटी का जो बैग रहता है उसको मैंने कुछ पिछली बार आपको दिखाया भी था, उसमें कुछ चेंज किया है। उसको पकड़ने का कुछ साधन नहीं था, तो मैंने उसमें कुछ ऐसा झूला जैसा बनाया ताकि हमारे मतदान दल को और मतदान कर्मियों को एक अलग एहसास ना हो। कभी ऊपर रखना पड़ता है, कभी पकड़ना पड़ता है, तो मैंने उसको थैले के रूप में बनाया है अपने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1920 में ऑनलाइन निर्वाचक नामावली तैयार की थी, इस बार पुनः तैयार की गई है। और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है हमारी, तो आप उसको देखेंगे तो लगभग एट पार है भारत निर्वाचन आयोग की जो फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली। इसमें बल्कि हमने आगे ऑनलाइन नॉमिनेशन का भी हमने एक कदम आगे बढ़े हैं। ऑनलाइन नॉमिनेशन का हम प्राप्त करने की प्रक्रिया वहाँ नहीं होती है, हम उसको भी लागू कर रहे हैं। और आपको बताया मैंने, आप सबके सहयोग से आप लोगों ने बताया, उसको प्रचार प्रसार किया था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। पूरे राज्य में लगभग 75,000 के ऊपर पंचायतों में और 11,000 के आसपास नगरीय निकाय में हमें ऑनलाइन नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। उसका आगे की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। उसमें स्क्रूटनी, आप सबको सूची उपलब्ध कराना, काउंटिंग, तमाम जो प्रक्रियाएँ आगे की प्रक्रियाएँ हैं, परिणाम का जारी किया जाना, सब उसमें ऑटोमेटिक होता जाता है। व्यय लेखा के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि इसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। इसकी सीमा लोगों को, आम लोगों को पता हो। व्यय सीमा का निर्धारण करने का मतलब अर्थ ही यही है कि मतदाताओं को पता हो, आम लोगों को पता हो और अभ्यर्थी को पता तो रहते ही, क्योंकि उनको तो फॉर्म भरना है, लेकिन सब लोगों को प्रचार प्रसार हो कि ये व्यय सीमा इसमें निर्धारित है। एक इसमें सबका सहयोग प्राप्त हुआ था। जागो कार्यक्रम चलाया गया था आयोग द्वारा, जागो वोटर। इसमें हमने सभी जिलों में निर्देश प्रसारित किए थे। सभी जिलों ने अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम किया था। अभी भी बोला गया है कि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, सभी कार्रवाई पूर्ण करने के लिए जब वो कार्यक्रम चलाया जाए। उसमें हर जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है और उसमें हमने निर्देश भी दिए हैं कि मीडिया का सहयोग भी प्राप्त किया जाए। अब अंतिम बात जिसकी आप सबके लिए आपका इंतजार रहता है, ये निर्वाचन का शेड्यूल मैं बता रहा हूँ कि निर्वाचन की सूचना कलेक्टर अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा जारी की जाती है। 27/11 आज 24 से 27/11 को अधिसूचना जिला स्तर पर जारी की जाएगी निर्वाचन के लिए। उसी के साथ ही सीटों का आरक्षण वार्ड वाइज 27/11 को ये सूचना भी प्रकाशित जिलों द्वारा की जाएगी। इसे कलेक्टर करेंगे। मतदान केंद्रों की सूची ये भी मैंडेटरी है, ये भी उसी दिन बताना पड़ता है 27 तारीख को कि मतदान केंद्र यहाँ रहेंगे और इसका प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन प्राप्त करना, जैसे मैंने बताया, नॉमिनेशन फॉर्म भी 27 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी। अंतिम तिथि 3 दिसंबर, 3/12 इसकी अंतिम तिथि है। संवीक्षा अगले दिन 4 तारीख को होगी। अभ्यर्थी के जो नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है वो 6 तारीख है। 6 दिसंबर तक नाम वापसी हो सकेंगे। जो उसकी सूची तैयार होती है, जिसके बाद में उसी आधार पर मतपत्रों का मुद्रण होता है, वो 6 दिसंबर। नाम वापसी के तुरंत बाद
मतपत्र की तैयारी के लिए मतदाताओं अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाती है, जिसे लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स बोलते हैं। उसका प्रकाशन होता है, उसी आधार पर मतपत्र की छपाई होती है। मतदान 20 दिसंबर 20 तारीख को सुबह 8 से शाम को 5 बजे। मतगणना 23 दिसंबर 23 दिसंबर गुरुवार वही सोमवार को मतदान है। इस प्रकार से आयोग द्वारा आज ये निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। मैंने सभी बातें विस्तार से बताई हैं। ये प्रेस नोट की कॉपी भी आपको सबको है क्या वितरित करने के लिए हमने ये बात देना, ये सबको हम कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं। वो व्हाट्सएप पे भी मैंने डाल दिया है। मैंने सब बातें सबको विस्तार से बताई हैं। इसमें किसी का कोई हाँ काउंटिंग 23 तारीख का शंखनाद हो चुका है। आप सुन रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह को डेट्स को लेकर जानकारी उन्होंने दी और इसी के साथ आचार संहिता 15 निकायों में लागू हो चुकी है। इसके अलावा वो तमाम वार्ड जहां पर बाई इलेक्शन होना है वहां पर भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। जो बड़ी बात वो ये कि 20 दिसंबर को होगी वोटिंग, 23 दिसंबर को काउंटिंग होगी, यानी कि 23 दिसंबर को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। बैलेट बॉक्स से चुनाव कराए जाएंगे, ये एक बड़ी बात आपको बता रहे। 27 नवंबर से नामांकन शुरू होगा, 3 दिसंबर तक नामांकन होंगे, ये आपको बताते चले। इसके अलावा 6 दिसंबर तक नाम वापसी है। स्क्रूटनी की जो तारीख है वो 4 तारीख है, यानी कि 4 दिसंबर तक स्क्रूटनी होगी। 3 दिसंबर को आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, और इसके अलावा नाम वापसी की जो तारीख है वो 6 दिसंबर है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और 23 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। बड़ी खबर, शहर की सरकार को लेकर जो जंग है वो अब शुरू, क्योंकि अब जो डेट्स है वो सामने आ चुके हैं और इसी के साथ जो आचार संहिता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तमाम जगह जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर लागू हो चुकी है। आपको बताएं कि 10 जिलों के 15 निकायों में होना है निकाय चुनाव। इसमें से 4 निगम में, 5 नगर पालिका में, 4 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें यही, ठाकुर राम सिंह को भी आप सुन रहे थे। 15 निकायों में चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स से, मतपेटी से इलेक्शंस कराए जाएंगे। 27 तारीख को अधिसूचना जारी होगी और 27 तारीख को जो आरक्षण है वार्ड वाइज वो भी जारी हो जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्र की जो सूची है वो भी इसी तारीख को सामने आ जाएगी। नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 27 से शुरू होगी, यानी कि 27 नवंबर से, और ये जो आखिरी तारीख है वो 3 दिसंबर तक है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि नामांकन शुरू 27 नवंबर से, जो नॉमिनेशन है वो फाइल कर पाएंगे कैंडिडेट्स। नामांकन का जो आखिरी दिन है वो 3 दिसंबर है। वोटिंग होगी 20 तारीख को, यानी कि 20 दिसंबर को, और इसी के साथ जो काउंटिंग है वो 23 दिसंबर होगी और उसी दिन जो नतीजे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आखिरकार आम जनता शहर की सरकार में किसको मौका देती है, किसको चुनती है, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन डेट्स अब सामने आ चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ठाकुर राम सिंह की ओर से, और उन्होंने डेट वाइज बताया कि कब, कौन दिन क्या कुछ होना है, किस दिन क्या होगा, ये उन्होंने जानकारी दी है। 27 तारीख को जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी और इसके अलावा जो आरक्षण वार्ड वाइज है वो भी इसी दिन सामने आ जाएगी, उसकी सूची। इसके अलावा मतदान केंद्र को लेकर भी जानकारी है कि मतदान केंद्र की जो सूची है वो भी इसी दिन आ जाएगी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो 27 तारीख यानी कि 27 नवंबर से शुरू होगी। कहां कहां निकाय चुनाव होने हैं एक बार ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। नगर निगमों की अगर बात करें तो बीरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई और चरोदा में ये जो नगर निगम है यहाँ पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए नगर पालिकाओं की तो यहाँ पर खैरागढ़ के अलावा बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, सारंगढ़ और जामुल में होना है चुनाव। नगर पंचायतों की अगर बात करें तो भैरमगढ़, भोपाल, पटनम, प्रेमनगर, मारू, कोंटा और नरहरपुर के लिए ये जो चुनाव है ये होंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है, तो उसके लिए भी अब जो जानकारी है वो ये कि इसी अनाउंसमेंट के साथ आचार संहिता उन तमाम जगहों पर लागू हो चुकी है।
इंतजाम किए जाएंगे। कल विस्तार से चर्चा हुई है और विस्तार से निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग